नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस डिस्कशन में। और आज के इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट हमको देखने को मिलता है। और ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। ये हमारा आज का 8वां लेक्चर है। इससे पहले हम रेवोल्यूटिंग एक्ट 1773 से लेकर चार्टर एक्ट 1853 तक पढ़ चुके हैं। और यहाँ तक का जो पीरियड है, इसमें जितने भी एक्ट आए उनमें उनको हम बोलते हैं कंपनी रूल। ठीक है। और कल के लेक्चर में हमने पढ़ा क्राउन रूल। क्राउन रूल कहाँ से स्टार्ट होता है? 1853 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेकर 1947 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक हमको देखने को मिलता है, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता। ये हमने ओवरऑल पढ़ा। अब ये, जैसा कि हमने पढ़ा कि 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति हुई। और इस क्रांति के उपलक्ष्य में 1858 का एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत सरकार ने कहा, ब्रिटिश सरकार ने, कि भारत से अब कंपनी का शासन समाप्त होता है। अब हम क्राउन का शासन करेंगे, मतलब ताज का शासन अब ब्रिटिश भारत में देखने को मिलता है। और इसी के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय की उपाधि दे दी जाती है। पहले लॉर्ड कैनिंग हमको देखने को मिलते हैं। ये सारी प्रक्रिया हमने पढ़ी। और बोर्ड ऑफ गवर्नर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद 1861 का जो एक्ट आया, काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को हमको मिलता है। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। और यहाँ से वर्तमान में जो हम संविधान में चीज़ें देखते हैं, इसी एक्ट से हमको देखने को मिलती है। न्यू बिगनिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल हमको देखने को मिलता है इस एक्ट के द्वारा। तो अब लगातार देखते रहिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्यों लाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ें। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको 1 अगस्त 1861 को पास किया। और इसका जो मेन उद्देश्य ये था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसलिंग है, उसका जो कंपोजिशन है, उसको अल्टर किया जाए, मतलब कि उसमें कोई चेंजेस किया जाए, ताकि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पर्पज है, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिक, लेजिस्लेटिव मतलब विधायिकी जो लक्ष्य हैं, उनको हम पूरा कर सकें। और गवर्नर जनरल की काउंसलिंग को हम स्मूथ वे में चला सकें। और इसके द्वारा एक ऑब्जेक्टिव और था कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो विधायी प्रक्रिया है, उसमें भारतीयों को इस एक्ट के द्वारा पहली बार शामिल किया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो कि इस एक्ट का काफ़ी नोटेबल फीचर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप देखेंगे। प्रोविजन की बात करें, जैसा कि हमने पढ़ा, ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1833 तक कंपनी के प्रभुत्व को ब्रिटिश भारत में समाप्त करने की राह में ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व बढ़ाने के लिए कदम उठाए और मुक्त व्यापार की नीति उठाई। बल्कि कहीं ना कहीं केंद्रीकरण की नीति 1773 से लेकर 1833 तक हमको देखने को। उसके बाद हुआ 1857 का विद्रोह, और कहा, और इसके बाद 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसने वायसराय बनाए। और जो राजा महाराजाओं थे, उनको अपनी स्वतंत्रता देने का आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया कि आपको आंतरिक स्वायत्तता दे दी जाएगी। तो सरकार का ध्यान ये था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1833 के चार्टर एक्ट तक जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया थी, उसको फिर से 1861 के एक्ट के द्वारा केंद्रीकरण की प्रक्रिया को खत्म किया गया और धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया, मतलब कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया बना दी गई। विकेंद्रीकरण कैसे हुआ? मान लो ये बंगाल प्रेसिडेंसी है, और नीचे आपको देखने को मिलेगा मद्रास, और नीचे आपको देखने को मिलेगा बॉम्बे। तो ये मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, वो 1773 से लेकर 1833 तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रही। मतलब कि शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया, सेंट्रलाइजेशन किया गया पावर का। लेकिन
1861 के एक्ट के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की लेजिस्लेटिव पावर को दोबारा से रिस्टोर, मतलब कि जो पहले बंगाल के अधीन थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, अब उनको इंडिपेंडेंट दिया गया, वो अपने मैटर में कानून बना सकते। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत की गई, या फिर स्टेटमेंट के तहत आपको दे दिया जाए। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि वायसराय को अधिकार दिया गया कि वायसराय एक्सटेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसलिंग, मतलब कि विधायी जो काउंसलिंग है उसमें इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं, और यहीं से कानून निर्माण, कानून में बनाने में भारतीयों की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, मतलब कि भारतीयों की भागीदारी हमको देखने को मिली। और इसी के द्वारा जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने 3 इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसलिंग में शामिल किया गया, और इन 3 इंडियन में हमको देखने को मिलते हैं राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव देखने को मिलते हैं। इन्होंने मतलब कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण में अपनी भूमिका दी। इससे हमको ये देखने को मिलता है कि आम लोगों को अभी भी शामिल नहीं किया जा सकता था। जिनको ब्रिटिश सरकार का संरक्षण था, ब्रिटिश सरकार की बातें मानते थे, उन्हीं को ब्रिटिश मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसलिंग में शामिल किया गया, और अप्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही भारतीयों की भागीदारी हमको कानून निर्माण में इस एक्ट के द्वारा देखने को मिलती। इसके द्वारा न्यू लेजिस्लेटिव काउंसलिंग को फॉर्मेशन किया गया 1862 में बंगाल में, 1886 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, 1857 में पंजाब में 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसलिंग को इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ताकि अधिक से अधिक हमको डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। दूसरा, जो वर्तमान में आप अध्यादेश देखते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमको ये बताएंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत, और राज्यपाल के द्वारा किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस को जारी किया जा सकता है, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरा, इन्होंने प्रावधान किया कि वायसराय को एम्पावर किया, वायसराय क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है, मतलब कि अध्यादेश क्या कर सकता है, जारी कर सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसलिंग की अनुमति के बिना भी। तब जब इमरजेंसी हो, जब ऐसी स्थिति हो, कानून बनाना संभव नहीं हो, और ये अध्यादेश 6 मंथ तक वैलिड है, ऐसा इन्होंने इसमें। और ये कहा कि कोई भी बिल हो, चाहे वो रेवेन्यू से संबंधित हो, चाहे वो डेप्ट से संबंधित हो, चाहे वो मिलिट्री से संबंधित हो, चाहे वो रिलीजन से संबंधित हो, या फिर फॉरेन अफेयर से संबंधित हो, उसको गवर्नर जनरल की अप्रूवल या कंसेंट के बिना पास नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान हो, किसी भी प्रकार का बिल हो, अगर उसको पास होना है तो गवर्नर जनरल की कंसेंट आवश्यक है। जैसे कि वर्तमान में हम केंद्र शासन में राष्ट्रपति की कंसेंट आवश्यक है, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर की कंसेंट आवश्यक है, तो यही प्रक्रिया हमको वर्तमान में देखने को। तो इस एक्ट के द्वारा हम देखें, वर्तमान में हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखते हैं, वर्तमान में हम एनर्जी मिनिस्ट्री देखते हैं, वर्तमान में हम वाटर मिनिस्ट्री देखते हैं, वर्तमान में हम ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखते हैं। मतलब कि अपने अपने डिपार्टमेंट को बांट दिया गया, इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। इस एक्ट के द्वारा 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आए। पहली बार लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में लेके आए, लेकिन पोर्टफोलियो सिस्टम को 1861 के एक्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। लिमिटेशन की बात की जाए तो जो लेजिस्लेटिव काउंसलिंग थी उसका लिमिटेड रोल था। क्यों? क्योंकि मेनली क्या थी, एडवाइजरी बॉडी थी, इसके पास कोई फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग वाली पावर नहीं थी। दूसरा, इंडियन को
इलेक्ट किया गया, लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियल कंडीशन नहीं थी जो इंडियन को इंक्लूजन का काम। और गवर्नर जनरल के पास एब्सोल्यूट पावर थी, उसके पावर को कोई खत्म नहीं कर सकता था। जैसे ऑर्डिनेंस की पावर थी, अध्यादेश जारी कर सकते थे, उसकी कंसेंट के बिना, उनकी मतलब की कंसेंट के बिना कोई बिल पास नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की हमको लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। और लिमिटेशन क्या थी? और लिमिटेशन हमको देखने को मिलती हैं कि इसमें जन सामान्य जो नागरिक थे उनको भी शामिल नहीं किया गया, उनके मत अधिकार को भी नहीं बढ़ाया गया। इस प्रकार के लिमिटेशंस हमको देखने को मिलती हैं। तो इस एक्ट को आप याद रखेंगे। समरी की बात की जाए तो पोर्टफोलियो सिस्टम रिकग्नाइज किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में, जिसने कैबिनेट गवर्नमेंट का फाउंडेशन रखा, जैसे कि वर्तमान में हम देखने को मिलते हैं। और तो इसी के द्वारा वर्तमान में कैबिनेट सिस्टम हमको देखने को मिलता है। वायसराय ने सम इंडियन को नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में काउंसिलिंग में क्या किया, नॉमिनेट किया। इससे क्या हुआ, इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में भागीदारी मिली, मतलब की शुरुआत हुई पहली बार। और 3 जो मेंबर को नॉमिनेट किया गया उसमें सर दिनकन राव, महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ बनारस थे। डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंटी को पावर दोबारा दे दी गई कि वो कानून बना सकती हैं। और ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर वायसराय को दे दी गई। तो इस प्रकार की चीज़ें हम देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है, ये आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ से प्रश्न आए दिन आते हैं और आगे भी बनने की संभावना है। तो आपकी कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज के डिस्कशन में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।